वो अब जूही के साथ एक रूम में ही रहेगा। और उसी जूही की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि उनके मैरिज डील के बारे में वो किसी से भी जरा सी भी बात करे। इससे इरिटेटेड होकर ऋषि ने जूही का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। जब उसने देर की तो ऋषि ने उसे ऑफिस तक पैदल आने की धमकी दी और जूही मजबूरी में कार में बैठ गई। तभी ऋषि और कार में बैठे विनय की हंसी छूट गई। ये हंसी देख जूही भी उनका नाटक समझ गई। उसे अभी ऋषि से मिले ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर आज कार में बैठकर जूही को लग रहा था कि वो ऋषि को कुछ जानने लगी है। पहली मुलाकात में जो ऋषि जूही को पूरी तरह अजनबी लग रहा था, आज वही इंसान जूही के इतना करीब बैठा था। कहने को तो आज भी ऋषि और जूही का रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा नहीं था, पर आज ऋषि जूही को कुछ अपना सा, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जूही जिस ऋषि को सिर्फ डोमिनेटिंग और वर्कहोलिक समझती थी, आज वो उसे केयरिंग भी लग रहा था। ऐसा केयरिंग इंसान जो अपना डिसीजन, अपने वादे का पक्का था। कार में बैठने के बाद से ही जूही के दिमाग में सिर्फ ऋषि चल रहा था। उसने ऋषि से पहली मुलाकात से लेकर अब तक की उससे जुड़ी सारी बातें अपने दिमाग में दोहरा ली। उनमें से एक थी शादी की रात, जब जूही ने ऋषि को फोर्सफुली किस किया था। इतना दिमाग में आते ही जूही का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीमे से सर घुमाकर ऋषि की ओर देखा। ऋषि इस वक्त भी कार विंडो से बाहर ही देख रहा था। जूही ने कई बार नोटिस किया था, ऋषि हमेशा जब उसके साथ कार में होता था, या तो वो अपनी फाइल देख रहा होता था या विंडो के बाहर की दुनिया। शायद अभी जूही को अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर ऋषि के ही बारे में हर पल सोचने लगी है। जूही का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल था और बगल में बैठे ऋषि को देखकर जूही की धड़कनें और भी तेज हो रही थी। जूही ने अपने माथे के बाल बड़ी अदा के साथ कान के पीछे किए और एम्बैरेसमेंट में अपनी मुट्ठी खोलकर बंद करने लगी। तभी ऋषि उससे बोला, अगर तुमने मुझे ऐसे अजीब ढंग से देखना बंद नहीं किया तो मुझे डील कैंसिल करने में टाइम नहीं लगेगा जूही। ऋषि की यह बात सुनकर जूही चौंक गई। उसने अपना मुंह ऋषि की ओर से दूर फेर लिया। वो मन ही मन बुदबुदा रही थी, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। ऐसे कौन अचानक से बोलता है और इसे कैसे पता चल जाता है मैं इसी के बारे में सोच रही थी। तभी ऋषि फिर बोल पड़ा, और ऐसे वियर्ड फेस बनाना भी बंद करो। बी नेचुरल, रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। ऋषि की बात सुनकर जूही शॉक्ड हो गई। उसने फिर से ऋषि की ओर देखा और बड़बड़ाई, इस ऋषि का दिमाग वाकई चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज है। इसकी दो आंखें पीछे भी लगी है क्या? जूही अब भी सोच ही रही थी। बड़ा अजीब है ये, सच ही सोचा था मैंने ऋषि के बारे में। हाई IQ, लो EQ, और क्या बोला इसने अभी? वियर्ड फेस। अब मैं शर्म से लाल हो रही हूँ तो इससे अजीब लग रहा है। अपने एक्सप्रेशंस देखे इसने कभी? वेल, कोई एक्सप्रेशन होंगे तब तो देखेगा ना, इमोशनलेस रोबोट। जूही अपने मन ही मन ऋषि को न जाने क्या क्या कह रही थी। उसके थॉट्स और इमोशंस के साथ साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो रहे थे। ये देखकर ऋषि बिना मुड़े वापस उससे बोला, और हाँ, ऐसे ये एक्सप्रेशन कॉर्पोरेट मीटिंग्स में भी मत देना। फिर कुछ सोचकर ऋषि ने जूही को फिर से उसके एक्सप्रेशंस और एक्शन को मीटिंग में कंटिन्यू करने के लिए कहा। ऋषि के बार बार एक ही बात बोलने पर जूही ने अनकॉन्शियसली इस बार कुछ तेज आवाज में बोल दिया, इमोशंस कंट्रोल करना मैं हमेशा से अच्छे से बिहेव ही करती हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बात बात पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी देते हैं। जूही तो बोलती जा रही थी पर ऋषि के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। वो जूही की ओर धीमे से पलटा और उसे घूरने लगा, पर जूही ने कहाँ ही इस बात पर ध्यान दिया था। वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, पर आगे बैठे विनय के लिए अपनी हंसी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। विनय सोच रहा था, आज पहली बार मैंने किसी को सर के मुंह पर ऐसा कुछ बोलते सुना है, भले ही अनजाने में ही क्यों ना बोला हो। विनय की हंसी सुनकर जूही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने अपनी नजरें आसपास डाली तो उसे ऋषि उसी की ओर ही देख रहा था। जल्दी से जूही ने अपना चेहरा विंडो की ओर घुमा लिया। जूही अपनी एम्बैरेसमेंट के बारे में सोच सोच कर खुद से ही सवाल कर रही थी। वो अपना सर धीमे धीमे विंडो से टकरा रही थी। ये टक टक की आवाज सुनकर वापस ऋषि का ध्यान जूही पर चला गया। इस बार ऋषि ने सिर्फ जूही को घूरा नहीं, बल्कि वो इरिटेटेड होकर बोला, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकती? ऋषि की इरिटेटेड आवाज सुनकर जूही फिर हड़बड़ा गई। वो ऋषि की ओर पलटी और अपनी निगाहें नीचे किए हुए उससे कहा,
सॉरी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक कांस्टेंट चैटर चल रहा है। ऋषि ने इस बार उससे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब ऋषि को लगा कि जूही अब और कोई अजीब हरकत नहीं करेगी, तो वो अपने सामने रखी फाइल को पढ़ने लगा। कुछ देर शांत रहने के बाद जूही को आज सुबह की बात याद आई। वो ऋषि की ओर घूमी और सीरियस होकर ऋषि से बोली, मिस्टर सिंघानिया। जूही की आवाज सुनकर ऋषि का ध्यान फाइल से हटकर जूही की ओर गया। उसने जूही की आंखों में देखकर बोला, हाँ बोलो, क्या इशू है? जूही ने पहले एक बार विनय की ओर देखा, फिर ऋषि की ओर थोड़ा खिसक कर धीमी आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपने मिसेस इशिका के सामने ये क्यों कहा कि आप मेरे साथ एक ही कमरे में रहना चाहते हैं? जूही की यह बात सुनकर ऋषि भी जूही के थोड़ा और करीब आया और धीमी आवाज में उससे बोला, क्यों नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ? पति हूं ना अब मैं तुम्हारा। ऋषि से इस तरह ये बात सुनकर कि वो उस पर अब एक असली पति की तरह हक जमा रहा है, जूही शॉक्ड हो गई। वो अंदर ही अंदर ऋषि को शक की नजरों से देखने लगी। वो कुछ सोचते हुए ऋषि से दूर जाकर वापस विंडो के पास बैठ गई। जूही कभी इतनी शक्की मिजाज और लो कॉन्फिडेंस वाली लड़की नहीं थी, पर जिंदगी ने पिछले कुछ ही दिनों में बहुत कुछ दिखा दिया था जूही को। धोखा, साजिशें और न जाने कितने ही झूठ। जूही के लिए अब किसी पर यकीन करना आसान नहीं रह गया था। जूही की ऐसी सवालिया नजरें देखकर ऋषि से रहा नहीं गया। उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी भी छलक रही थी। ऋषि के एक्सप्रेशंस देखकर जूही समझ गई कि शायद उसने ये सब मजाक में कहा था। जूही ऊंची आवाज में उससे बोली, ये कैसा मजाक हो रहा है मेरे साथ? प्लीज, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बार बार पति हूं बोलना बंद करो। जब कुछ निभाना ही नहीं है हमें तो फिर ये किस लिए? मुझे पता है तुम अपनी स्टेप मॉम के इंटरफेरेंस से परेशान हो, इसीलिए तुमने ये सब कह दिया। अब मुझे अपने पर्सनल मैटर्स के बीच में लाना बंद करो। जूही का निशाना एकदम सटीक लगा था, पर यह बात ऋषि को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब जूही के साथ साथ ऋषि के चेहरे का रंग भी बदल गया था। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। ऋषि गुस्से में जूही से बोला, शट अप। जूही ये सुनकर चुप हो गई और घबरा कर ऋषि की ओर देखने लगी। ऋषि ने गुस्से में उससे कहा, मैंने तुम्हें ना छूने का वादा किया है ना, साथ ना रहने का नहीं। तो तुम समझ लो, रहेंगे तो हम एक साथ एक ही कमरे में। मैं नहीं चाहता कि घर के अंदर ही हमारे बारे में चार बातें बने। जूही की आंखों में अपने लिए थोड़ा डर देखकर ऋषि शांत हुआ। उसने गहरी सांस ली और इस बार धीमे से उससे बोला, जूही, लोग बेवकूफ नहीं होते। अगर वो हमें अलग अलग कमरों में देखेंगे तो उन्हें शक होगा, जो मैं इस वक्त तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जूही ऋषि की ये बात सुनकर कुछ शांत हुई। उसने ऋषि से धीमी आवाज में पूछा, लेकिन घर में कौन बाहर वाला है? ऋषि ने जूही को समझाते हुए कहा, हाँ, घर में सभी मेरे लिए काम करते हैं, पर उनमें से कितने मेरे वेल विशर हैं मैं नहीं कह सकता। इसीलिए घर हो या बाहर, वी नीड टू एक्ट एज वेरी लविंग हस्बैंड एंड वाइफ। और प्लीज आगे से हमारी डील के बारे में कभी भी किसी से भी कुछ मत कहना। जूही ऋषि की बात अब समझ रही थी, इसलिए उसने बस हाँ में सर हिला दिया। जूही हैरान थी ऋषि के पल पल बदलते इमोशंस देखकर। कभी इमोशनलेस रोबोट, कभी एकदम सरकास्टिक और कभी कभी बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी। जूही से भी ज्यादा कोई हैरान था तो वो था विनय। विनय बहुत सालों से ऋषि के लिए काम कर रहा था, पर आज पहली बार विनय ने ऋषि को किसी के साथ इतना पेशेंट देखा था। जहां एक ओर जूही और विनय ऋषि के बारे में सोच रहे थे, वहीं ऋषि के मन में कुछ कम उथल पुथल नहीं थी। ऋषि जहां एक ओर नेहा के कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जूही की इनसेंस ऋषि को कहीं ना कहीं छू रही थी, जिसके चलते वो चाह कर भी जूही के साथ इनडिफरेंट नहीं हो पा रहा था। कार में सभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। तभी विनय की आवाज ने ऋषि और जूही का ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, हम ऑफिस पहुंच गए हैं। विनय की बात सुनकर जूही और ऋषि का ध्यान ऑफिस की ओर गया। ऋषि ने गहरी सांस ली और अपने अंदर चल रहे ख्यालों को शांत किया। वो कार से उतर गया और बड़े अच्छे अंदाज से चलकर जूही के गेट की ओर गया। उसने जूही को बड़े सलीके और प्यार के साथ कार से बाहर उतारा
ऑफिस के आसपास खड़े सभी लोग जूही और ऋषि की जोड़ी को देखकर बस यही सोच रहे थे, वाओ, दे लुक सो गुड टुगेदर। फाइनली मिस्टर सिंघानिया अब फुल्ली सेटल हो ही गए। उनमें से कुछ लोगों की आपस की बातें जूही ने सुन ली। इस वक्त ऋषि को अपनी एक्टिंग पर गर्व हो रहा था। जैसे ही जूही और ऋषि कंपनी में एंटर हुए, सभी एम्प्लॉयज की नजरें सिर्फ और सिर्फ इस नए कपल पर टिकी हुई थी। ऋषि का एक हाथ इस वक्त जूही की कमर पर था और वो जूही के कानों में कुछ कह रहा था। दोनों के ही चेहरों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। जूही ने कार से उतरने के बाद धीमे से ऋषि से पूछा, मैं भूल गई पहले पूछना, पर मुझे आज मीटिंग में क्या करना होगा? जूही की इस बात का जवाब ऋषि ने जूही के कान में कहा, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना है, बस मेरे बगल में बैठी रहना, और हाँ, फेस पर एक स्माइल जरूर रखना। जहां मैं बोलूं वहां बस साइन कर देना। जूही ने मुस्कुराकर उसे हाँ कर दिया। जब जूही और ऋषि मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तब उन्हें वहां मौजूद लोगों की भी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। एक ने कहा, देखा तुमने, मैंने आज पहली ही बार सर को इतना खुश देखा है। दूसरे ने कहा, हाँ, शादी के बाद अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। ऐसी ही बातें सारे ऑफिस में इस वक्त चल रही थी। जूही को इतने अटेंशन की आदत नहीं थी, उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। जूही ने ऋषि की ओर देखा और मन ही मन सोचा, कितना कॉन्फिडेंट है ये, जैसे किसी चीज से इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। यही ऋषि का नोबल टेम्परामेंट उसे सबसे अलग बनाता है। जूही की एक टक नजरों को ऋषि ने महसूस कर लिया था। उसने जूही से सवालिया नजरों से पूछा, अब क्या हुआ? ऋषि की बात सुनकर जूही को होश आया। उसने हड़बड़ाकर ऋषि से धीमे से कहा, कुछ नहीं। ऋषि जूही के इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे जूही का लाल चेहरा कुछ और ही बता रहा था। पर ऋषि जूही से कुछ और पूछता उससे पहले मीटिंग रूम आ गया। मीटिंग रूम देखकर ऋषि अपने सीरियस मूड में आ गया और ऋषि को इतना सीरियस देख जूही का भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ मीटिंग रूम की तरफ था। तभी विनय ने जूही और ऋषि के लिए मीटिंग रूम का डोर ओपन किया। ये कौन सी जरूरी मीटिंग थी जिसके लिए ऋषि इतना सीरियस हो गया था? ऋषि अब कौन से डॉक्यूमेंट्स पे जूही से साइन लेना चाहता था? कहीं जूही और ऋषि के अच्छे दिख रहे रिश्ते की पोल इसी मीटिंग में खुल तो नहीं जाएगी? ऋषि ने फैसला कर लिया था कि वो जूही के साथ एक ही कमरे में रहेगा। घर में अपने इस फैसले के ऐलान के बाद ऋषि जूही को लेकर ऑफिस गया। ऑफिस में आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। विनय ने जूही और ऋषि के लिए मीटिंग रूम का डोर खोला। जूही आज पहली बार सिंघानिया कॉर्पोरेशन के इस हिस्से को देख रही थी। उसका ध्यान वहां मौजूद हर इंसान से लेकर उस बड़े से कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम पर पड़ा। ये रूम इस वक्त काफी ब्राइट फ्यूचर वाले लोगों से भरा हुआ था। जूही इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा नर्वस भी फील कर रही थी। सभी लोग इस वक्त जूही की ओर ही देख रहे थे, मानो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जूही ये सब देखकर सोचने लगी, ये सब मुझे ही देखे जा रहे हैं। ये मीटिंग अटेंड करने आए हैं या मिसेस ऋषि सिंघानिया को देखने? क्या मिसेस ऋषि सिंघानिया होना वाकई इतनी बड़ी बात है? जूही के इस सवाल का जवाब भी उसके दिल ने ही दिया। हाँ, शायद मिसेस सिंघानिया होना ही बड़ी बात होगी। आखिरकार इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ है मिसेस सिंघानिया। खैर, ऋषि ने अपने सारे वादे पूरे किए। अब मेरी बारी है। मैं इस वक्त मिसेस सिंघानिया हूं, भले ही सिर्फ दिखावे के लिए। इतना सोचकर जूही अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए गहरी सांस लेती है और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी और कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट लेकर आती है। मुस्कुराकर जूही ने मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोगों को ग्रीट किया। तभी जूही की नजर वहां खड़ी नीना पांडे पर पड़ी। नीना पांडे को मीटिंग रूम में देखकर जूही एकदम शॉक्ड रह गई। शॉक्ड हुई जूही अचानक से ऋषि की ओर मुड़ी। उसने उससे सवालिया नजरों से पूछा, ये नीना पांडे यहाँ क्या कर रही है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये भी यहाँ आने वाली है? जूही के सवाल पर ऋषि की नजरें भी नीना पांडे पर पड़ी। वो जूही की ओर देखकर उससे कैजुअली बोला, अरे हाँ, तुम्हारी स्टेप मॉम भी यहाँ आने वाली थी आज, मैं भूल गया था बताना। वैसे ठीक ही किया तुम्हें ना बता के, नहीं तो तुम पहले ही नर्वस हो जाती। ऋषि की बात सुनने के बाद जूही ने वापस नीना पांडे को देखा। आज यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। नीना पांडे भी आज यहाँ जूही इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन की हैसियत से आई थी। पर जूही इंडस्ट्रीज इतनी भी बड़ी नहीं थी कि नीना पांडे सिंघानिया कॉर्पोरेशन की मीटिंग में सामने की ओर इन वीआईपी लोगों के बीच बैठ सके। इसलिए वो पीछे भीड़ में एक जगह एडजस्ट हुई बैठे थी।
जूही अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिरकार नीना पांडे यहाँ कर क्या रही है। इसी बात को जानने के लिए जूही ऋषि के थोड़ा और करीब आ गई और धीमे से उसने उससे पूछा, प्लीज मुझे थोड़ा तो बता दो कि आज की मीटिंग है किस बारे में और इसमें नीना पांडे का क्या रोल है। नहीं बताओगे तो पोल खुल जाएगी सब। जूही के इस सवाल को ऋषि ने इस बार नहीं टाला। वो जूही के कान में बोला, जूही इंडस्ट्रीज के साथ सिंघानिया कॉर्पोरेशन का मैरिज अलायंस है और हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी साथ में करने का डिसाइड किया है। फिर ऋषि ने एक बार पूरे मीटिंग रूम में देखा और कुछ खास लोगों को देखकर पोलाइटली स्माइल किया। फिर वापस से जूही की ओर देखकर बोला, आज की मीटिंग का पर्पस जूही इंडस्ट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन करना ही है और हाँ, इन प्रोजेक्ट्स की इंचार्ज तुम ही होगी। ऋषि की बात सुनकर जूही उनकी तरफ आंखें बड़ी कर करके देखने लगी। उसने कुछ हिचकिचाते हुए ऋषि से पूछा, मैं कैसे इंचार्ज हो सकती हूँ? तुम मजाक कर रहे हो ना? इंचार्ज तो तुम ही रहोगे ना? ऋषि सीरियस होकर जूही से बोला, मैं काम को लेकर मजाक नहीं करता, वो भी इतने सीरियस मैटर पर तो कभी नहीं। तुम कोई कठपुतली नहीं, असली इंचार्ज रहोगी इन प्रोजेक्ट्स में। जूही ने धीमे से उससे कहा, ऋषि आई एम सॉरी, पर मैं कैसे इंचार्ज हो सकती हूँ? जूही इंडस्ट्रीज में कंपनी के नाम के अलावा वहां और मेरा कुछ भी नहीं है। अभी की जूही ऋषि को कार वाली जूही से बहुत अलग लग रही थी। कार में बैठी जूही में एक इनोसेंट और प्लेफुलनेस थी, पर अभी वाली जूही घबराई, दुखी और मायूस थी। कार में भले ही जूही ने ऋषि को इरिटेट किया हो, पर अभी जूही को इतना कंफ्यूज देखकर ऋषि को कुछ ठीक नहीं लगा। ऋषि ने जूही से कुछ सोचकर कहा, तुम्हारे शेयर है जूही इंडस्ट्रीज में। मिसेस पाठक शादी के बाद तुम्हें कुछ शेयर्स ट्रांसफर तो करने वाली थी ना, उनका क्या हुआ? जूही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बोला तो था नीना पांडे ने कि शादी के बाद वो जूही इंडस्ट्रीज के कुछ शेयर मेरे नाम करेंगी, पर फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं और मुझे लगता भी नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगी। ऋषि जूही की बात सुनकर उसे घूर रहा था, मानो कहना चाहता हो, बेवकूफ हो गया, नीना पांडे ने तुम्हें कंपनी के शेयर देने का वादा किया था और तुम इस बात को ऐसे ही जाने दे रही हो। जूही ऋषि की अनकही बातों को समझ रही थी, पर जूही ने डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर नीचे झुका लिया और धीमे से ऋषि से बोली, वो नहीं देने वाली तो मैं भी क्या कर सकती हूँ? ऋषि ने एक बार फिर नीना पांडे की ओर देखा, पर इस बार कैजुअली नहीं बल्कि गुस्से से। ऋषि को झूठ बोलने वाले और धोखा देने वालों से सख्त नफरत थी। फिर ऋषि जूही से बोला, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं मिसेस पाठक की नजरों में, पर मेरी बातों की है। चलो देखते हैं मीटिंग में वो कैसे पलटती है अपनी बातों से। जूही ने शॉक्ड होकर ऋषि की ओर देखा और उससे पूछा, तुम बात करोगे मेरे शेयर के लिए? जूही के इस सवाल पर ऋषि बहुत ही एरोगेंटली उससे बोला, तुम अब मिसेस जूही सिंघानिया हो और सिंघानियास को कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। जूही जानती थी अभी ऋषि जो भी कर रहा है या करेगा वो सिर्फ डील के चलते या बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही है, पर आज पहली बार जूही को किसी का सपोर्ट मिला था। उसे लगा वो इस भीड़ भरी दुनिया में अकेली नहीं है। इस ख्याल ने जूही के सोए हुए दिल को नींद से कुछ कुछ जगा दिया था। जूही ने ऋषि की ओर हल्के से मुस्कुराया और बोली, थैंक यू। ये लफ्ज जूही ने पहले भी ऋषि के सामने इस्तेमाल किए थे, पर आज ऋषि को इनमें कुछ अलग सा महसूस हो रहा था और जूही की मुस्कान भी आज सच्ची थी। ऋषि ने जूही के अंदर ही अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस किया था, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो जूही से बोला, लेट्स गो। फिर ऋषि जूही का हाथ पकड़कर उसे मीटिंग रूम के सेंटर में ले आया। इस पल अब जूही के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जो वहां मौजूद सभी को उसकी ओर खींच रहा था। नीना पांडे बहुत देर से ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी जब वो ऋषि सिंघानिया की मदर इन लॉ होने की पोजीशन का फायदा उठा सके। जैसे ही जूही और ऋषि के मीटिंग रूम में बीच में पहुंचे वो लोग, उन्हें नीना पांडे की आवाज आई। वो जूही को बड़े प्यार से पुकार रही थी, जैसे वाकई उनकी और जूही के बीच बहुत ही प्यारा रिश्ता हो। नीना पांडे उन्हीं की ओर बड़े कॉन्फिडेंस से बढ़ी चली आ रही थी। जूही के पास आकर नीना पांडे ने जूही का हाथ प्यार से पकड़ लिया और वो जूही से उसका हाल चाल पूछने लगी। नीना पांडे जूही से बोली, बेटा, शादी के 2 दिन बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने भी अपनी माँ को मिस किया होगा ना? काश तुम्हारे पापा भी यहाँ होते तो कितने खुश होते।
नीना पांडे से ऐसी बातें सुनकर जूही को बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। जूही ने अपना हाथ नीना पांडे के हाथों से पीछे खींचते हुए कहा, चलिए मीटिंग शुरू होने वाली है, आप जाकर अपनी सीट में बैठ जाइए। माँ जी। इतने लोगों के बीच जूही का ऐसा रूखा बिहेवियर देखकर नीना पांडे को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई थी। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो धीमे कदमों से वहां मौजूद लोगों को पोलाइटली ग्रीट करते हुए अपनी सीट की ओर बढ़ने लगी। नीना पांडे के चेहरे पर स्माइल तो थी, पर मन में सिर्फ जूही के लिए नफरत और गुस्सा था। वो मन ही मन सोच रही थी, ये जूही खुद को समझने क्या लगी है, मिसेस सिंघानिया बन गई तो जो मन करेगा वो करेगी। पर निकल आए इस चिड़िया के, पर मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। रुक जाओ जूही, एक बार ये एग्रीमेंट साइन हो जाए फिर बताती हूं मैं तुमको। बस तब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगी जैसे आज तक करती आई हूं। इतना सोचने के बाद भी नीना पांडे के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो नेचुरली अपने आसपास के लोगों को देखकर स्माइल करते हुए चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। विनय ने एक बार फिर से सारी अरेंजमेंट्स चेक की, फिर ऋषि और जूही को सेंटर की सीट्स पर साथ में बिठा दिया। नीना पांडे ये सब देखकर अंदर से जल भुन रही थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, बस आज का दिन और जूही, फिर आने वाले हर दिन अब सिर्फ मेरे होंगे। सीट पर बैठने के बाद ऋषि ने विनय की ओर इशारा किया। विनय समझ गया कि ऋषि मीटिंग स्टार्ट करना चाहता है। विनय ने ऋषि के कहने पर मीटिंग स्टार्ट कर दी। विनय को आज सिर्फ मीटिंग का इंट्रोडक्शन और प्रोसीजर वहां मौजूद लोगों को समझाना था। उसके बाद वो मीटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऋषि सभी को बताने वाला था। लेकिन विनय ने बोलना शुरू ही किया था कि मीटिंग रूम में एक आवाज गूंजी, वेट। रूम में बैठे सभी लोग उस आवाज को सुनकर शॉक्ड हो गए और सभी का ध्यान उस आवाज की ओर गया। जूही ने भी देखा कि ये आवाज उस आदमी की थी जो ऋषि के राइट साइड में बैठा हुआ था। जूही ने मन ही मन सोचा, ये जरूर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही होगा, वरना ऐसे चलती मीटिंग को बीच में रोकने की हिम्मत सब में कहां। पर ये है कौन? जूही ये सब सोच रही थी कि वो आदमी उठ खड़ा हुआ। वो ऋषि के करीब आने लगा। इस पूरे वक्त उसकी आंखें ऋषि पर ही टिकी रही। उसकी आंखों में ऋषि के लिए नफरत साफ झलक रही थी। जूही उसे देखकर शॉक्ड हो गई। उसने सोचा कि इशिका सिंघानिया ने बताया था कि ऋषि के एल्डर्स के पास भी सिंघानिया कॉर्पोरेशन के कुछ शेयर्स हैं, जिनके बलबूते वो आए दिन ऋषि के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। कहीं ये इंसान उनमें से एक तो नहीं? जूही गेस कर ही रही थी कि तभी ऋषि ने कामली उनसे पूछा, यस डायरेक्टर सिंघानिया, क्या बात है? ऋषि के काम एक्सप्रेशन जूही के परेशान एक्सप्रेशन से बिल्कुल उलट थे। जूही ऐसे वक्त में भी काम ऋषि को देखकर शॉक्ड थी। उसकी नजरें ऋषि पर से हटी नहीं पा रही थी। ऋषि के दिमाग में इस वक्त बस यही ख्याल थे, इसी का वेट कर रहा था मैंने कैसे सोच भी लिया कि कोई भी मीटिंग बिना इनकी ओपिनियन के पॉसिबल है। उतने में ही डायरेक्टर शिव सिंघानिया आगे आकर बोले, मेरे कुछ ओपिनियंस है इस मीटिंग और प्रेसिडेंट सिंघानिया आपको लेकर। शिव सिंघानिया की बात सुनकर पूरे मीटिंग रूम में लोग खुसर फुसर करने लगे। बिना ज्यादा वक्त गवाए ऋषि बोल पड़ा, यस डायरेक्टर सिंघानिया, आप अपनी ओपिनियन बिल्कुल बताइए। अगर वो इस प्रोजेक्ट से कंपनी के फायदे में हुई और सभी को पसंद आई तो हम उन्हें इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज कहिए। अब तक सभी की नजरें सिर्फ ऋषि पर टिकी हुई थी। सभी जानना चाहते थे कि ऋषि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगा। ऋषि का जवाब भी इतना परफेक्ट था कि ढूंढने से भी कोई उसमें गलती नहीं निकाल सकता था। जूही को लग रहा था ऋषि शायद एम्बैरस फील करेगा, पर ऋषि तो उनके टोकने पर भी बहुत ही कॉन्फिडेंट था। जूही ने मन ही मन सोचा, ये ऋषि इंसान जैसा भी हो, बिजनेसमैन वाकई काबिले तारीफ है। जूही को आज यहाँ आकर पहली बार एहसास हो रहा था कि ऋषि कितना भी ओवर बियरिंग और डोमिनेटिंग हो, पर परेशानियां तो इसकी भी कम नहीं है। कितना बड़ा बिजनेस संभालना होता है और ऊपर से ऐसे ट्रिकी लोगों को भी। आज जूही को ऋषि की एक और बात बहुत पसंद आई। ऋषि अपनी पर्सनल लाइफ में जैसा भी हो, पर प्रोफेशनली वो बहुत अच्छा है। अभी ऋषि के शब्द ना ही बहुत ज्यादा सर्वाइल थे और ना ही ओवर बियरिंग। उसके शब्द लोगों को एक सेंस ऑफ डिग्निटी महसूस करते हैं। ऋषि की ये बात सुनकर शिव सिंघानिया की आंखों में एक चमक छा गई। ऐसा क्या ओपिनियन है शिव सिंघानिया का इस प्रोजेक्ट को लेकर कि वो इस तरह बीच में ही बोल उठे? क्या इस मीटिंग का रिजल्ट जूही और ऋषि के रिश्ते को नुकसान पहुंचा देगा? और क्या होगा नीना पांडे का अगला कदम?
के ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए पहुंच गए थे। ऋषि के इशारा करते ही विनय ने मीटिंग शुरू करवा दी थी। तभी डायरेक्टर शिव सिंघानिया ने बीच में ही अपना ओपिनियन देने के लिए मीटिंग बीच में ही रुकवा दी। अब मीटिंग में मौजूद हर एक की नजर बस ऋषि और शिव सिंघानिया पर टिकी हुई थी। सभी जानना चाहते थे कि ये मीटिंग इस तकरार के बाद क्या रुख लेगी। वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कुछ पूछ रहे हो। अब क्या होगा आगे? दिस इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सबके मन में सवाल थे, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सभी सिंघानिया कॉरपोरेशन की ये इंटरनल फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। आखिरकार कॉरपोरेट में गॉसिप किसे नहीं पसंद। ऋषि ने शिव सिंघानिया की आंखों में देखकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, यस मिस्टर सिंघानिया, आप अपने ओपिनियन प्लीज सबको बताएं। आपके एक्सपीरियंस बेस्ट ओपिनियन हमेशा कंपनी के लॉन्ग टर्म फायदे के लिए ही होते आए हैं। ऋषि का ये नया अल्ट्रा कॉन्फिडेंट अवतार देखकर शिव सिंघानिया थोड़ा हैरान हो गया था, पर उसने मन ही मन सोचा, बेटा अभी तुम मुझसे बहुत छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या ट्रिक्स है मेरे पास। लोग भले आ जाए, पर मैं तेरी इस तारीफ के चक्कर में नहीं आने वाला। तेरा ये कॉन्फिडेंस छू मंतर करके ही दम लूंगा मैं। ये सब सोचकर शिव सिंघानिया अपने अंदाज में हल्का हल्का मुस्कुराया। वो ऋषि की ओर देखकर बोला, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसा कि सबको पता ही है कि आज की मीटिंग का फोकस है जूही इंडस्ट्रीज के साथ सिंघानिया कॉरपोरेशन का कोलैबोरेशन। ये बोलते वक्त शिव सिंघानिया की आंखें एक बार ऋषि से जूही की ओर और फिर नीना पांडे की ओर भी गई। जूही शिव सिंघानिया के इस तरह उसे देखने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, पर वो कुछ बोली नहीं। इस वक्त मीटिंग रूम में शिव सिंघानिया की आवाज को ऋषि के अलावा और कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता था, या फिर इंटरप्ट भी नहीं कर सकता था। इतना बोलने के बाद शिव सिंघानिया थोड़ा रुक गया, पर जब किसी ने कुछ भी नहीं कहा, वो थोड़ी देर में ही बोला, हमारी सिंघानिया कॉरपोरेशन ने कभी जूही इंडस्ट्री जैसी छोटी कंपनी के साथ कॉरपोरेट नहीं किया। तुम कंपनी में किसी के साथ डिस्कस किए बगैर इतना बड़ा फैसला अकेले ले रहे हो। तुम जरा सीरियस भी हो अपनी पोजीशन और इस कंपनी को लेकर या नहीं? शिव सिंघानिया से ऋषि के मुंह पर सबके सामने ये बातें सुनकर पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। अब सभी ऋषि के जवाब का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि न सिर्फ आज शिव सिंघानिया ने ऋषि की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन किया था, पर साथ ही साथ उसकी पोजीशन पर भी क्वेश्चन कर दिया था। ये किसी भी प्रेसिडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बात थी। शिव सिंघानिया की बात सुनने के बाद जूही ने ऋषि की ओर फिक्र से देखा, पर ऋषि जूही को अब भी कॉन्फिडेंट और काम लगा। उसकी आंखों की बेपरवाही देखकर जूही को लगा जैसे अभी जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा पहले से ऋषि को था। जूही अपने इस ख्याल पर ऋषि को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस वक्त ऋषि अपने कॉर्पोरेट रोबोटिक मूड में आ चुका था। ऋषि शिव सिंघानिया की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, मानो किसी गहरी सोच में हो। कुछ देर बाद वो काफी सीरियसली बोला, मिस्टर सिंघानिया, आपके हमेशा से बहुत अलग ओपिनियंस रहे हैं मेरे डिसीजंस और मुझे लेकर, पर इस कोलैबोरेशन का फैसला मेरे अकेले का नहीं है, बल्कि सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी है। तो क्या आप अब उन सभी के जजमेंट पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं? शिव सिंघानिया हंसकर बोला, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ऋषि कुछ भी मत बोलो, मुझे पता है 60% लोग उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। ऋषि सरकास्टिकली उनसे बोला, चाचा जी, उस मीटिंग में 60% लोग तो थे, लेकिन आप नहीं थे। आपको भी मैंने मीटिंग के लिए बुलाया था, पर आप नहीं आए। तो आज मैं आप अकेले के लिए सोच समझ कर लिया गया अपना डिसीजन बदल तो नहीं सकता। शिव सिंघानिया अब थोड़ा कंफ्यूज था। वो सोचने लगा, ऋषि को देखकर तो नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। फिर किसने मुझे धोखा दिया? कौन कौन गया था इस मीटिंग में? इतना सोचने के साथ ही शिव सिंघानिया की नजरें मीटिंग में बैठे सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स पर पड़ी, पर इस वक्त सभी शिव सिंघानिया से अपनी अपनी नजरें चुरा रहे थे। अब शिव सिंघानिया बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया था। ऋषि की बातों से तो यही लग रहा था कि डायरेक्टर सिंघानिया पहले तो खुद कंपनी मीटिंग अटेंड नहीं करते और बाद में आकर अपनी सीनियरिटी का फायदा उठाते हैं और कंपनी के कामों में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं। जूही इन टर्न ऑफ इवेंट्स को देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो गई थी। साथ ही साथ ऋषि की बिजनेस स्किल्स और सिचुएशन हैंडलिंग कैपेबिलिटी देखकर उससे और ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी। शिव सिंघानिया की सांसें अब ऊपर नीचे हो रही थी
वो गुस्से को काबू में करने की कोशिश कर रहा था। उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिले इस धोखे पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहाँ वो ऋषि की पोजीशन को क्वेश्चन करने चला था और अब यहाँ उसका ही मजाक बन गया था। ऋषि की आंखों में शिव सिंघानिया के लिए मौकरी थी। वो सोच रहा था, चाचा जी बड़े ओल्ड स्टाइल है, ये खुद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लीडर समझ रहे हैं, पर आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। बात यह थी कि जब से ऋषि की शादी की बात जूही से शुरू हुई थी, तब से ये बोर्ड मेंबर्स ऋषि को फेवर करने लगे थे। इसका कोई लेना देना जूही इंडस्ट्री से नहीं था, बल्कि ऋषि की शादी से था, क्योंकि ऋषि के दादाजी की वसीयत के हिसाब से ऋषि की शादी होते ही उनके सारे शेयर्स ऋषि के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। बोर्ड मेंबर्स अपने असली नए बॉस का साथ देना चाह रहे थे। तभी एक तेज तर्रार मगर काफी पोलाइट आवाज मीटिंग रूम में गूंजी। डैड, आई नो आप भैया का भला चाहते हैं, इसीलिए आप उनके साथ स्ट्रिक्ट रहते आए हैं, पर कम से कम भाभी के सामने तो उन्हें मत डांटिए। ये आवाज थी शिव सिंघानिया के बेटे आशीष सिंघानिया की। आशीष अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़कर लौटा था। आज पहली बार था जब वो सिंघानिया कॉर्पोरेशन की मीटिंग में आया था। आशीष की बात ने न सिर्फ शिव सिंघानिया को इस ऑकवर्ड सिचुएशन से निकाला, बल्कि ये भी सबको बता दिया कि शिव सिंघानिया को ऋषि की परवाह है, इसीलिए वो उसे गलती करने से रोक रहे हैं। जूही भी इस वक्त आशीष सिंघानिया को ही देख रही थी। आशीष भी ऋषि की ही तरह बहुत हैंडसम था, पर जहां ऋषि इनअप्रोचेबल और इनडिस्टिंक्ट फील देता था, वहीं आशीष के चेहरे पर परमानेंट मुस्कान और बातचीत का तरीका लोगों को उसके साथ कंफर्टेबल फील कराता था। जूही ये तो समझ गई थी कि ये इंसान ऋषि का कजिन और शिव सिंघानिया का बेटा है, पर जूही इसका नाम नहीं जानती थी। वो विनय के थ्रू मिली इन्फॉर्मेशन से शिव सिंघानिया के बेटे के बारे में पिक्चर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कोई फायदा नहीं हुआ। शिव सिंघानिया के बेटे को अपने सामने देखकर जूही को लगा कि इस इंसान के बारे में जानने को बहुत कुछ है। ये इंसान अपनी एक बात से पूरी सिचुएशन बदल सकता है। वहीं ऋषि सोच रहा था, बाप कम था जो बेटा भी आ गया। मेरा कोई भी इस दिन कंपनी में शांति से नहीं बीत सकता। इसी बीच एक मिडिल एज्ड डायरेक्टर बीच में उठ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, हाँ आशीष ठीक कह रहे हैं, बातें बहुत हो गई है, चलो इस शानदार कोलैबोरेशन पर काम शुरू करते हैं। जूही ने यह बात सुनकर मन ही मन बोला, ओह इसका नाम आशीष है। इसके बाद तो कई लोग खड़े हुए और माहौल को शांत करने की कोशिश करने लगे। ऋषि को भी अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं था। वो भी इन रोज रोज के तमाशे से परेशान हो चुका था। ऋषि ने सभी की बात सुनने के बाद विनय की ओर इशारा किया और मीटिंग शुरू करने को कहा। विनय ने ऋषि की ओर हाँ में सिर हिलाकर मीटिंग शुरू कर दी। शिव सिंघानिया की हालत देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई ऋषि के अगेंस्ट कुछ भी कहने की। मीटिंग में मौजूद सभी लोग बड़े ध्यान से ऋषि के प्लान्स के बारे में सुन रहे थे। अब मीटिंग एकदम स्मूथ जा रही थी कि ऋषि ने खुद ही मीटिंग बीच में रोक दी और नीना पांडे की ओर देखने लगा। मीटिंग में मौजूद सभी ने देखा कि ऋषि की नजरें पीछे ही टिकी हुई है। कोई और शायद ऋषि की नजरों को ना समझ पाए, पर जो ही अच्छे से समझ गई थी। वो जानती थी कि ऋषि नीना पांडे की ओर क्यों देख रहा है। जूही ने मन ही मन सोचा, फाइनली ऋषि अब इस चुड़ैल नीना पांडे से बात करने वाला है। देखते हैं ये ऋषि की बात पर कैसे रिएक्ट करती है। इतना सोचकर जूही ने गहरी सांस ली और थोड़ा तन कर बैठ गई। वो भी नीना पांडे की ओर देख रही थी। वहां बैठे लोग भी अब समझ चुके थे कि अब जूही इंडस्ट्रीज संभालने वाली से असली डील की बात होने वाली है। नीना पांडे ये देखकर बहुत खुश थी। वो मन ही मन सोचने लगी, चलो फाइनली मेरा पेशेंट रहने का असर हो गया। अब ये डील फाइनल हो जाएगी और मुझे जूही के सामने प्यार का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबके ख्यालों से अलग ऋषि ने तो उससे कुछ और ही बात कर दी। ऋषि ने नीना पांडे की ओर देखकर कहा, मिसेस पाठक, इतने डिस्कशन के बाद तो अब आपको आपकी बेटे के नाम शेयर्स ट्रांसफर कर ही देने चाहिए। वैसे भी जूही इंडस्ट्रीज को एक यंग एंड डायनामिक लीडर की जरूरत है। ऋषि से ये बात सुनकर नीना पांडे को बड़ा धक्का लगा। उनका मुंह खुला रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो तो सोच रही थी कि अब जूही का थोड़ा बहुत हक भी उसे मिल जाएगा। नीना पांडे अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये मीटिंग तो सिंघानिया कॉर्पोरेशन और मेरी कंपनी के बीच फ्यूचर कोलैबोरेशन के बारे में थी। ये जूही कहां से बीच में आ गई। इतना सोचकर वो जूही को गुस्से से घूरने लगी, पर जूही ने नीना पांडे की नफरत भरी नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया।
उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ अपने प्राउड हस्बैंड ऋषि की बातों पर था। नीना पांडे से कोई भी जवाब ना पाकर ऋषि फिर उनसे बोला, मिसेस पाठक, आप शायद शादी के कामों में बहुत बिजी रही होंगी, इसीलिए शादी के 3 दिन के अंदर शेयर्स ट्रांसफर करने वाली बात भूल गई होंगी। इस बार नीना पांडे ऋषि की बात सुनकर अचानक हंसने लगी। वो बड़े ही प्यार और अपनेपन से बोली, हाँ ऋषि बेटा, तुम्हारी और जूही की शादी हुई ही इतनी जल्दी में थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था बात इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी। मैं शादी के कामों में इतनी बिजी थी कि ये शेयर्स वाली बात सच में मेरे दिमाग से ही निकल गई। और अब तो पूरी जूही इंडस्ट्रीज मैं ही संभालती हूँ, तो इन सब पर ध्यान ही नहीं रह गया है। और जूही तो वैसे भी अभी छोटी है। इसके बाद नीना पांडे दुखी होकर बोली, जूही के पापा की तबीयत खराब होने के बाद से ही मुझ पर सारी जिम्मेदारियां आ गई। अगर आज तुम ऋषि बेटा मुझे ये याद नहीं दिलाते तो मैं तो भूल ही गई थी। ये सब कहने के बाद नीना पांडे जूही की ओर मुड़ी। वो उसके करीब जाकर बोली, बेटा जूही, तुम इतनी सी बात के लिए अपनी माँ को ब्लेम तो नहीं करोगी ना? जूही को नीना पांडे का ये दिखावटी अवतार और दोगली बातें बहुत ही फ्रस्ट्रेट कर रही थी। जूही नीना पांडे की बात का कोई भी जवाब देती उससे पहले ही ऋषि बोल पड़ा। ऋषि नीना पांडे की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, जूही आपसे क्यों नाराज होंगी माँ जी? आपने तो उसको हमेशा ही अपनी असली बेटे की तरह ट्रीट किया है। उसके दिल में आपके लिए गुस्सा कैसे हो सकता है भला? इस वक्त ऋषि के लफ्ज कुछ और कह रहे थे, पर उनका मतलब नीना पांडे को बखूबी समझ आ रहा था। ऋषि की बात सुनते ही मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग नीना पांडे को अजीब नजरों से देखने लगे। नीना पांडे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये मीटिंग कंपनी के फ्यूचर कॉर्पोरेशन की है या जूही के शेयर्स की। नीना पांडे ने सोचा, जूही की शादी को तो अभी 2 ही दिन हुए हैं। इन 2 दिनों में इसने ऋषि को ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी कि वो मेरे शेयर्स का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। इस ऋषि को क्या फर्क पड़ता है शेयर्स किसके नाम पर है? नीना पांडे की फ्रस्ट्रेशन उनकी आंखों में साफ छलक रही थी, पर उनके होंठों पर मुस्कान अभी भी थी। ये देखकर जूही ने मन ही मन सोचा, काबिले तारीफ है ये नीना पांडे भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके झूठ और दिखावे का नकाब अभी तक नहीं उतरा। अब मीटिंग रूम में सभी की नजरें नीना पांडे और उनके जवाब पर टिकी थी। तो क्या फैसला लेगी नीना पांडे? क्या वो जूही को उसका हक, उसके शेयर्स वापस दे देगी? और इन सब का क्या फैसला पड़ेगा जूही और ऋषि की आने वाली जिंदगी पर? शिव सिंघानिया ने मीटिंग के दौरान ऋषि के अगेंस्ट जाने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे। आशीष ने यह मामला संभाल लिया, पर अब ऋषि ने नीना पांडे से जूही इंडस्ट्रीज के शेयर्स ट्रांसफर करने की बात रख दी थी। ये बात सुनकर नीना पांडे मन ही मन जूही को कोस रही थी। मुझे तो लगा था कि ये ऋषि जूही से अपने फायदे के लिए शादी कर रहा है, पर ये तो क्या शादी के 2 दिन बाद ही जूही का गुलाम बन गया? आखिर ऐसा क्या बोल दिया जूही ने इसे कि ये मुझे ताने मार रहा है? नीना पांडे जान रही थी कि ऋषि की बात ये डबल मीनिंग है, पर सबके सामने वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि वो अपनी सौतेली बेटी को ढंग से नहीं रखती है। नीना पांडे ने बहुत ही मासूम बनते हुए ऋषि से कहा, हाँ, मेरी बड़ी बेटी जूही का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज सबसे पहले है। जूही को ये दिखावा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। नीना पांडे से कभी कोई प्यार या अपनापन तो था नहीं उसे, पर आज नीना पांडे के दोगलेपन से उसे नफरत हो रही थी। पर आज तक जितने भी लोगों को जूही ने अपना माना, उनसे उसे धोखा ही मिला था। इसलिए नीना पांडे की बात सुनकर जूही अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। नफरत अब उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो नीना पांडे को देख सरकास्टिकली हंस पड़ी। जूही की हंसी सुनकर सभी की नजर जूही पर गई। अब तक जो लड़की चुपचाप ऋषि के साथ खड़ी थी, उसकी हंसी में नफरत साफ दिख गई थी। जो लोग नीना पांडे और जूही के रिश्ते का सच नहीं जानते थे, उन्हें भी उनकी कड़वाहट का अंदाजा लग गया था। आशीष सिंघानिया, जो अपने पापा का मैटर शांत करने के बाद से ही चुपचाप बैठा था, वो भी अब जूही की ओर देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, well, my new sister-in-law is very interesting. So straightforward and expressive. आशीष के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, मानो उसके हाथ कोई नया खिलौना लग गया हो। पर ऋषि पहले से वाकिफ था जूही और नीना पांडे के रिश्ते के सच से। उसने अपने आसपास के सभी लोगों को इग्नोर करते हुए अपना प्लान कंटिन्यू किया। वो नीना पांडे की ओर देखकर बोला, कोई बात नहीं, आप बिजी थी तो भूल गई।
इतनी अच्छी और काबिल माँ अपनी बेटे के नाम पर शेयर्स ट्रांसफर करना चाहती है, मैटर यही करता है। ऋषि की बात सुनकर नीना पांडे ने चैन की सांस ली। वो बोली, हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी जूही के नाम पर शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगी। आज ही मैं लॉयर से पेपर तैयार करवाती हूँ। यू डोंट नीड टू वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ऋषि ने नीना पांडे की बात पर बिना रुके तपाक से जवाब दिया, यू डोंट वरी मैम, आपका काम इजी करने के लिए मैंने पेपर्स पहले ही तैयार करवा लिए हैं, आपको बस इन पर साइन करना है। ऋषि की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। सबके मन में एक ही बात थी कि ऋषि तो अड़ियल घोड़ा निकला। आज एक बार फिर ऋषि ने साबित कर दिया कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। जूही को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऋषि पहले ही पेपर्स तैयार करवा लिया होगा। ऋषि की ये तेजी देखकर वो थोड़ा डर भी गई। वो मन ही मन सोच रही थी, जो काम मैं इतने महीनों में नीना पांडे से नहीं करवा पाई, वो काम ऋषि ने कुछ ही पलों में कर दिया। ग्रेट, ये आगे जाकर कितना खतरनाक साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ऋषि की बात से हैरान परेशान होकर नीना पांडे चीख पड़ी, क्या? सभी का ध्यान अपनी ओर पाकर नीना पांडे ने खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक वो अपने चेहरे पर एक मीठी स्माइल ले आई और ऋषि से बोली, मिस्टर सिंघानिया, आज हम जिस काम के लिए मिले हैं उस पर ही फोकस करते हैं। ये सब जूही इंडस्ट्रीज के इंटरनल मैटर्स है, मैं अलग से बाद में सॉल्व कर लूंगी। आप अपना बेशकीमती टाइम इन छोटी मोटी बातों पर बर्बाद मत कीजिए। शेयर्स की बात करते ही नीना पांडे को वक्त नहीं लगा ऋषि को ये बताने में कि वो जूही इंडस्ट्रीज के मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, जिसका उसे कोई हक नहीं था। पर शायद नीना पांडे भूल गई थी कि अब तक वो ही ऋषि और जूही से अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वहां मौजूद लोगों को जिस बात का अब तक सिर्फ शक था, अब उन्हें यकीन हो चला था कि नीना पांडे अपनी सौतेली बेटी के साथ सही बर्ताव नहीं करती। नीना पांडे की बात पर ऋषि इस बार सीरियस होकर बोला, छोटी मोटी बात? माँ जी, अब जूही मिसेस सिंघानिया भी तो है, उसके मैटर्स की बात मेरे लिए छोटी मोटी कैसे हो सकती है? नीना पांडे ऋषि का ये रिप्लाई देखकर घबरा गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। बस इतनी सी बात थी कि आज हम जिस काम के लिए मिले थे वो पहले निपटा लेते तो अच्छा रहता। नीना पांडे की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराया और अपने एक हाथ से जूही के बालों को पूरे अधिकार के साथ सहलाने लगा। वो कुछ रुक कर सबकी तरफ देखते हुए बोला, ये मीटिंग सिंघानिया कॉर्पोरेशन और जूही इंडस्ट्रीज के फ्यूचर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन डिस्कस करने के लिए है। अब जूही इन दोनों ही कंपनी से रिलेटेड है, तो उसके मैटर्स भी सबसे ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। नीना पांडे मन ही मन बुदबुदाई, अब मैं इसे मना कैसे करूं इतने लोगों के बीच? जूही को मैं उसके शेयर्स कैसे दे दूं? इतनी मुश्किल से तो पीछा छुड़ाया है इससे। अब अगर ऋषि को मना कर दिया तो कहीं वो इन्वेस्टमेंट ही ना कैंसिल कर दे, फिर इस कंपनी का क्या फायदा होगा? अपने फायदे और नुकसान का हिसाब किताब करने के बाद नीना पांडे ने मन मार कर फैसला ले लिया। वो सोच रही थी, जूही को अभी कुछ शेयर्स दे देती हूँ, फिर इसको तो मरना ही है। इसकी नॉमिनी महेंद्र पाठक को बना दूंगी। शेयर्स के लिए मैं ऋषि जैसे सोने की मुर्गी को हाथ से जाने नहीं दे सकती। इस वक्त नीना पांडे के अंदर बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था, पर वो मुस्कुराकर ऋषि से बोली, ठीक है मिस्टर सिंघानिया, मैं इसी वक्त अपनी प्यारी बेटी के नाम शेयर्स ट्रांसफर कर देती हूँ। कल के लिए इंतजार क्यों करना, आप मेरे काम और आसान कर दीजिए। थैंक यू। ऋषि ने भी बड़ी इज्जत से उसे कहा, यू वेलकम। ऋषि की निगाहें नीना पांडे के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थी, पर इसके बाद भी नीना पांडे चुप रही। वो खुद को शांत करने के लिए ठंडी सांसें ले रही थी। जब नीना पांडे और कुछ नहीं बोली तो ऋषि ही आगे बोला, ठीक है तो शुरू करते हैं। वैसे भी आज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आप सभी सील्स तो लाई ही होंगी ना, तो अब और कोई टेंशन भी नहीं। आप बस सभी पेपर्स एक बार ठीक से पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। ऋषि के इतना कहते ही विनय कॉन्ट्रैक्ट ले आया। उसने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी नीना पांडे के सामने रख दी और दूसरी जूही के सामने। जूही ऋषि के काम करने के तरीके और स्पीड से शॉक्ड हो रही थी। साथ ही साथ ऋषि की हर हरकत उसे इम्प्रेस कर रही थी। ऋषि ने जूही की आंखों में अपने लिए हैरानी और एडमायरेशन देख लिया था। वो जूही की ओर देखकर प्राउडली मुस्कुराया। वो मन ही मन सोच रहा था, जूही, जब तक तुम डील्स के टर्म्स एंड कंडीशन सही तरीके से पूरे करोगी, मैं भी अपने सारे वादे पूरे करूंगा। पर जिस दिन तुम टर्म्स पर खरी नहीं उतरी, फिर जूही और ऋषि एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे और मन ही मन अपनी इस डील, प्रेजेंट
पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर नीना पांडे आग बबूला हो रही थी। वो जूही और ऋषि को देखकर मन ही मन बड़बड़ा रही थी। अच्छी चाल चली है इस ऋषि सिंघानिया ने, मेरी वापसी के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अब इन पेपर्स पर मुझे साइन करना ही पड़ेगा। तभी ऋषि ने नीना पांडे की ओर फिर देखा। वो उनके गुस्से से अनजान बनते हुए बोला, मिसेस पाठक, पढ़ लिया आपने कॉन्ट्रैक्ट? सब ठीक है ना? अब देर किस बात की, साइन कर दीजिए। नीना पांडे से कोई जवाब ना पाकर ऋषि इस बार कंसर्न होकर बोला, क्या हुआ मिसेस पाठक, कुछ कमी रह गई क्या मेरी तरफ से? टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने हैं आपको? ऋषि की ये बात सुनकर नीना पांडे तुरंत हंसकर बोली, नहीं, सब ठीक है इसमें, बस ध्यान से पढ़ रही थी, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है ये तो, मैं अभी साइन करती हूँ। ऋषि उनसे फिर मुस्कुराते हुए बोला, हमारे लॉयर्स बड़े काबिल है, कोई कमी नहीं छोड़ते। नीना पांडे थोड़ा हिचकिचाई और उसने एक बार पूरे मीटिंग रूम पर अपनी नजर दौड़ाई। उसने पाया कि सभी की नजरें बस उसी पर टिकी है। एसी में भी उसके माथे का पसीना साफ दिख रहा था। उसने पसीना पोंछा और फाइनली पेपर्स पर साइन कर दिया। जूही ये सब देखकर अपने ख्यालों में कहीं खो गई थी। उसे अपना बचपन याद आ रहा था, जब उसकी जिंदगी में अपने थे, जहां धोखे के बजाय खुशियां थी। आज जूही को वही होमली फीलिंग दोबारा आ रही थी। उसे यहाँ ऋषि के साथ काफी सेफ और प्रोटेक्टेड फील हो रहा था। जूही ने अपनी नजरें ऋषि से हटाई और अपने सामने रखे कॉन्ट्रैक्ट की ओर देखने लगी। जूही मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं इतनी अकेली हो गई हूं कि ऋषि का एक ही मूव मेरे दिल को इतना छू गया, और वो भी तब जब ऋषि ने ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस और अपने फायदे के लिए किया है। जूही ने अपने दिमाग को थोड़ा शांत किया। उसने गहरी सांस लेकर सारी जगह साइन कर दिया। ऋषि ने दोनों साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स पर एक नजर डाली और सब कुछ ठीक लगने के बाद उसने उनसे कहा, नाउ लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। ऋषि की यह बात सुनकर मानो वहां मौजूद सभी लोग किसी गहरी नींद से जागे हो। सभी ने इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद एक साथ तालियां बजाई और मीटिंग में अब क्या होगा उस पर ध्यान देने लगे। नीना पांडे ने राहत की एक सांस ली और मुस्कुराई। वो मन ही मन बोली, चलो अब इस शेयर्स का तमाशा भी खत्म हुआ, अब तो सिर्फ कोलैबोरेशन की ही बातें होंगी। ये सोचकर नीना पांडे बड़े ध्यान से ऋषि की बातें सुनने लगी। लेकिन तभी ऋषि की एक बात सुनकर वो चौंक गई। ऋषि ने कहा, मैं चाहता हूं कि आज से जूही इंडस्ट्रीज की जूही पाठक, जो अब जूही सिंघानिया और मेरी वाइफ हो चुकी है, वो इस प्रोजेक्ट को लीड करे। मीटिंग रूम इस बार फिर तालियों से गूंज गया। लेकिन ऋषि की यह बात सुनकर जैसे नीना पांडे के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ जूही को शेयर ट्रांसफर करना था? अब तक मुझे लग रहा था कि ऋषि सिंघानिया जूही के कहने पर यह सब कर रहा है, पर अब तो सब कुछ सिर्फ ऋषि सिंघानिया के कंट्रोल में आ जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। मन ही मन नीना पांडे यही सब सोच रही थी, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। आखिरकार ऋषि सिंघानिया ने सब कुछ लीगल तरीके से किया था। नीना पांडे को अब मन ही मन रोना आ रहा था। अब ये डील भी गई, उससे जुड़े फायदे भी गए और बेमतलब में शेयर्स भी मेरे हाथों से निकल गए। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खतरनाक करना ही होगा। मीटिंग में मौजूद सभी लोगों ने सोचा था कि आज की मीटिंग बेकार रहेगी। सिर्फ एक मामूली सी डील साइन होगी, वो भी एक छोटी सी कंपनी के साथ। पर आज की मीटिंग तो सरप्राइजेस से भरी हुई थी। सभी अब क्या होगा इसी एंटिसिपेशन में पूरे टाइम बैठे हुए थे। और किसने सोचा था कि एंड में ये डील ऋषि सिंघानिया की वाइफ के हाथों में आ जाएगी। सभी लोग नीना पांडे की शक्ल देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। सब यही सोच रहे थे, बुरा फंसी ये नीना पांडे, ऋषि सिंघानिया के शिकंजे में आकर फंस गई बेचारी। अच्छा हुआ हम ऋषि के अगेंस्ट नहीं गए, वरना हमारा भी यही हाल होता। फाइनल डिसीजन के बाद सभी ने चैन की सांस ली। नीना पांडे ये देखकर अब हद से ज्यादा गुस्सा थी। वो अब अपने एक्सप्रेशंस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऋषि और जूही के लिए उनकी बेतहाशा नफरत उनके चेहरे पर साफ थी। नीना पांडे अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन बोली, बहुत गलत किया तुमने ऋषि, अब देखना मैं क्या करती हूँ। अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगी अब नीना पांडे? क्या होगा नीना पांडे का अगला कदम और क्या असर होगा इस डील का ऋषि और जूही की जिंदगी पर? डियर लिसनर, सिंघानिया कॉर्पोरेशन में चल रही मीटिंग के दौरान ऋषि ने बड़ी प्लानिंग के साथ नीना पांडे से पहले तो जूही के नाम पर शेयर ट्रांसफर करवा लिए।
फिर सिंघानिया कॉर्पोरेशन और जूही इंडस्ट्रीज के बीच होने वाले प्रोजेक्ट का हेड भी जूही को ही बना दिया। नीना पांडे इस बात से बहुत गुस्सा भी थी। वो ऋषि और जूही से बदला लेना चाहती थी, पर वो जानती थी कि ऋषि सिंघानिया के सामने इस वक्त वो कुछ भी नहीं है। उसने खुद को थोड़ा शांत किया और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आई, ताकि गलती से भी उसके रियल इमोशंस उसके चेहरे पर ना दिख जाए। नीना पांडे ने अपने आसपास देखकर मन ही मन सोचा, बचा लो तालिया तुम सब आज मेरे मुंह पर, हंस लो आज तुम सब मेरी इस सिचुएशन पर कल मैं हंसूंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी। इस वक्त मुझे कोई फायदा नहीं ऋषि सिंघानिया के खिलाफ बोलने का, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ यूं ही चलने दूंगी। ये प्रोजेक्ट जल्द ही मेरे अंडर आएगा। जूही तो कुछ नहीं है मेरे सामने। इन सब के बाद मीटिंग खत्म हो गई। अब ये तो तय था कि दोनों इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग ये मीटिंग जल्दी भूल नहीं पाएंगे। सभी लोग जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी वो धीरे धीरे मीटिंग रूम से जाने लगे और सभी आपस में मीटिंग में हुए इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की मीटिंग बढ़िया रही यार। ऋषि सिंघानिया ने अच्छा सबक सिखाया डायरेक्टर शिव सिंघानिया को। हाँ, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो आशीष सिंघानिया ने अच्छे से बात संभाल ली, वरना बात बिगड़ जाती। नीना पांडे की शक्ल देखी थी क्या? ऋषि ने क्या बुरा फंसाया उसको। जूही के कानों में ये सब बातें पड़ रही थी। वो ये सब सुनकर खुद में सोचने लगी, सच में टुडे वाज रियली इंटरेस्टिंग। ऋषि तो छा ही गया, वैसे इतना बुरा भी नहीं है शायद वो। तभी जूही ने देखा कि शिव सिंघानिया बड़े ही गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे उनका बेटा आशीष सिंघानिया भी गया। आशीष के चेहरे पर अब भी स्माइल थी। उसके चेहरे की ये परमानेंट स्माइल लोगों को एहसास दिलाती थी कि वो एक बहुत ही केयरफ्री पर्सनालिटी है। उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो बस अपने में मस्त है। जूही मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को जाता हुआ देख रही थी कि तभी एक हाथ उसकी कमर पर आया। जूही चौंक गई और जब वो पलटी तो वो हाथ ऋषि का था। ये देखकर जूही ने चैन की सांस ली। ऋषि थोड़ा झुककर जूही से बोला, लेट्स गो डार्लिंग, सारे इंपॉर्टेंट लोग जा चुके हैं। जूही को ऋषि का खुद के इतने करीब होना और उसका हाथ अपनी कमर पर रखना अब अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। बस ये सब जूही की धड़कनें बढ़ा रहा था और उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। जूही ने गहरी सांस लेकर ऋषि को देखा, बस हाँ में सर हिला दिया। वो ऋषि के साथ मीटिंग रूम से बाहर जाने लगी। बाहर जाते वक्त उसने नीना पांडे की ओर एक बार भी नहीं देखा। ये देखकर नीना पांडे का गुस्सा और बढ़ गया। आज जब नीना पांडे घर से निकली थी तो बड़ी खुश थी। मीटिंग में आने के बाद भी वो अपने और ऋषि के बीच के सास दामाद के रिश्ते के बारे में सबको बड़ी प्राउडली बता रही थी। पर अब देखो, ऋषि तो ऋषि, जूही ने भी उसे ग्रीट नहीं किया। पूरी मीटिंग में नीना पांडे की सिर्फ बेइज्जती हुई थी और अब जाते वक्त भी यही हुआ। नीना पांडे ने अपने सामने रखी मेज को कस कर पकड़ लिया। वो मन ही मन बोली, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी और न ही किसी को भूलने दूंगी। वहीं दूसरी ओर जूही कुछ हिचकिचाते हुए ऋषि से बोली, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, जो भी आपने आज मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जूही की बात सुनकर ऋषि के चेहरे पर एक स्माइल तो थी, पर उसकी आवाज में कोई अपनापन नहीं था। वो अपने इमोशनलेस टोन में बोला, यू डोंट नीड टू थैंक मी। हमारा रिश्ता टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिका है। अगर तुम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दोगी तो मैं भी तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ऋषि की बात सुनकर जूही अपने ख्यालों में खो गई। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, हाँ सही कहा इसने, ये टर्म्स एंड कंडीशंस वाला रिश्ता है और कुछ भी नहीं। पर मेरा दिल इसे सिर्फ एक डील का नाम क्यों नहीं देना चाह रहा? क्यों मेरा कोई अपना नहीं हो सकता? खैर कोई बात नहीं, जिंदगी लंबी है, कोई ना कोई मेरे लिए भी होगा ही। हिम्मत रख जूही, हिम्मत रख। जूही के इन ख्यालों में उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि जिस लड़की का कल तक रिश्तों पर से विश्वास उठ चुका था, आज वही अपनी जिंदगी के लिए फिर से सपने बुनने लगी थी। शायद इसीलिए कि ऋषि से मिलने के बाद उसे यकीन हो चला था कि सभी बुरे और धोखेबाज नहीं होते, कुछ अपने वादों और बातों के पक्के भी होते हैं। तभी जूही ने देखा कि ऋषि ने उसकी कमर से हाथ हटा लिया। वो अब ऋषि के कैबिन में पहुंच चुकी थी। कैबिन को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, ओह अब कोई आसपास देखने वाला नहीं, इसलिए ऋषि को लविंग और सपोर्टिंग हस्बैंड की तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं है। जूही सब समझती थी, पर पता नहीं क्यों आज उसका दिल कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। उसे कुछ खाली खाली लग रहा था, न जाने क्या चाहिए था उसके दिल को। तभी ऋषि की आवाज से जूही का ध्यान टूटा। ऋषि जूही से कह रहा था, सुनो मुझे कुछ जरूरी काम है। ऋषि की ये बात सुनकर जूही ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस ऋषि की ओर देखते रही।
फिर ऋषि थोड़ा रुक कर बोला, यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट नाउ, तो ऊपर ऊपर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। इसीलिए विनय ने तुम्हारे लिए इसी बिल्डिंग में एक नया केबिन प्रिपेयर कर दिया है। अब तुम वहीं से अपना काम देखोगी। ऋषि की बात सुनकर जूही सरप्राइज हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट और उसका इंचार्ज होना जरा भी सीरियस होगा। उसे लग रहा था कि ऋषि सब अपने कंट्रोल में चाहता है, इसीलिए उसे इंचार्ज सिर्फ नाम के लिए बना दिया है। ऋषि की पूरी बात सुनने के बाद भी जूही ने कंफर्म करने के लिए ऋषि से झिझकते हुए पूछा, मेरे लिए अलग से केबिन तैयार किया गया, लाइक मेरा पर्सनल? ऋषि को अपनी बात बार बार दोहराना या किसी को एक्सप्लेनेशन देना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए जूही के सवाल पर उसने बस सर हिला दिया। ऋषि का जवाब सुनते ही जूही के दिमाग में बहुत सी बातें आने लगी। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, अब क्या मैं यही सिंघानिया कॉर्पोरेशन में काम करूंगी? क्या सच में पूरे प्रोजेक्ट को लीड करूंगी मैं? पर मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, फिर मैं ये कैसे कर पाऊंगी? कुछ गड़बड़ हो गई तो? जूही सोच ही रही थी कि ऋषि के ऑफिस डोर पर किसी ने नॉक किया। नॉक की आवाज सुनते ही जूही का ध्यान डोर की ओर गया। फिर उसने नोटिस किया कि ऋषि तो अपने टेबल पर बैठा हुआ है। नॉक नॉक की आवाज फिर आने लगी, पर ऋषि ने अपनी टेबल का एक बटन दबा दिया, जिससे ऑफिस का डोर अपने आप ही खुल गया। गेट खुलते ही विनय अंदर आ गया। आते साथ ही विनय ने पहले ऋषि को ग्रीट किया और फिर वो जूही की ओर मुड़ा। जूही से वो बोला, मिसेस सिंघानिया, मैंने आपका केबिन प्रिपेयर कर दिया है, प्लीज मेरे साथ आइए आप। जूही क्या कहती, वो बस एक्साइटेड थी कि उसका अपना न्यू केबिन कैसा होगा। वो धीरे धीरे अपने दिल को थामे हुए विनय के साथ ऋषि के केबिन से बाहर जाने लगी, पर जाने से पहले वो खुद को एक बार ऋषि की ओर मुड़कर देखने से नहीं रोक सकी। पर जब वो मुड़ी तो ऋषि का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंट्स की ओर था। उसने एक नजर पलट के भी जूही की ओर देखा तक नहीं। ये देखकर जूही के दिल में कुछ खटका, पर इस अजीब फीलिंग को खुद से दूर करने के लिए जूही ने अपना ध्यान ऋषि से हटाकर विनय के साथ चलने पर कर दिया। वो मन ही मन कह रही थी, विनय वाकई बहुत ही काबिल असिस्टेंट है, उसे सिर्फ काम बोलने की जरूरत है, वो बिना किसी देरी या गड़बड़ के काम कर देता है। इस बार भी विनय ने हर बात का ध्यान रखते हुए जूही का पर्सनल केबिन तैयार किया था। ये केबिन ऋषि के केबिन के एकदम बगल में था। अब जूही जब चाहे ऋषि से मिल सकती थी, पर जूही ने सोचा, भले ये बगल में ही है, पर अगर मुझे जब तक जरूरी काम ना हुआ, मैं इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इतना सोचकर जूही अपने केबिन में जाकर शांति से बैठ गई। जूही को बिजनेस या उससे रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो प्रोजेक्ट में क्या करे, और ऋषि ने भी उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। वो बस शांति से अपने पर्सनल केबिन को निहार रही थी। वहां बैठे बैठे जूही आज सुबह की बात याद करने लगी। ऋषि ने बोला था कि वो मेरे साथ एक ही कमरे में रहेगा। अब कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं कैसे ऋषि के साथ रह पाऊंगी? कितना ऑकवर्ड होगा सब कुछ। जूही इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। पता नहीं कब शाम हो गई। जब जूही घर जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आई, तब उसने देखा कि ऋषि अपने ऑफिस में नहीं है। जूही ने मन ही मन सोचा, अब ये ऋषि कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? क्या मुझे यही कुछ और देर रुककर ऋषि का वेट करना चाहिए? जूही ये सब सोच रही थी कि तभी वहां एक सेक्रेटरी आ गई। वो जूही के पास आकर बोली, गुड इवनिंग मैम, सर ने कहा था जब भी आप घर जाना चाहें तो हम आपको घर भिजवा दें। प्लीज चलिए आप मेरे साथ, नीचे आपकी कार रेडी है। उसकी बात सुनकर जूही सोचने लगी, वाह, ऋषि इतना सोचता है, इट्स ग्रेट, वरना मुझे तो लगा आज मुझे खुद ही घर जाना पड़ेगा। जूही ऑफिस से निकली और कार में बैठ गई। सारे रास्ते जूही यही सोच रही थी कि वो कैसे रहेगी एक कमरे में ऋषि के साथ। जूही घर पहुंचकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बहुत देर बाद भी जब ऋषि नहीं आया तो वो अपने कमरे से बाहर आ गई। वहां जूही को इशिका सिंघानिया मिल गई। वो जूही से बोली, ऋषि को ढूंढ रही हो? इस पर जूही हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कमरे से बाहर आ गई थी। इस पर इशिका सिंघानिया हंसकर बोली, अच्छा, पर अगर तुम ऋषि को भी ढूंढ रही तो वो तुम्हें मिलेगा नहीं। इशिका सिंघानिया से ऐसी बात सुनकर जूही को कुछ अजीब लगा। उसने इशिका से पूछा, मतलब? इशिका पता नहीं क्यों उस वक्त बहुत खुश थी। वो स्माइल करके उससे बोली, मतलब ये कि ऋषि एक बिजनेस ट्रिप पर निकल गया है। इशिका की बात सुनकर जूही ने सर नीचे झुकाकर धीमे से उससे कहा, ओह,
इशिका ने हैरानी से जूही से कहा, तुम सारा दिन ऋषि के साथ थी और तुम्हें नहीं पता कि वो बिजनेस ट्रिप पर निकल गया है? सच में? मतलब तुम सुबह सच ही कह रही थी कि तुम्हारा और ऋषि का रिश्ता सिर्फ दिखावे का ही है। जूही इशिका की बातों को समझ नहीं पा रही थी कि वो सच में अनजान थी या बस जूही को ताने मार रही थी। इसीलिए जूही चुप ही रही। फिर इशिका सिंघानिया सीरियस होकर बोली, जूही, तुम दोनों का रिश्ता घर के अंदर चाहे अजनबियों का ही क्यों ना हो, पर दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। तुम उसकी वाइफ हो, इसीलिए तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि वो कहाँ गया है। जूही ने उनकी इस बात पर बस सिर हिला दिया। इशिका सिंघानिया फिर कुछ रुक कर बोली, ऋषि विनोद सिंघानिया के साथ एक कोलैबोरेशन फाइनल करने गया है। जूही ने उनसे धीमे से कहा, अच्छा। इशिका सिंघानिया ने फिर जूही से कहा, जानती हो ना विनोद सिंघानिया को? जूही ने ना में सिर हिला दिया। पहले तो इशिका सिंघानिया ने जूही को बताया कि विनोद सिंघानिया ऋषि के एक दूर के रिश्तेदार हैं। फिर वो कुछ हक के साथ जूही से बोली, जूही, अभी तुम तैयार नहीं मिसेस सिंघानिया बनने के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। बस तुम ऋषि को एम्बैरस मत करना। इतना कहकर इशिका सिंघानिया बहुत ही अच्छे मूड में वहां से चली गई, पर पीछे खड़ी जूही अब उदास हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मानती हूं कि मैं और ऋषि नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं, पर क्या मैं एक एम्बैरसमेंट हूं इन लोगों के लिए? क्या राज था इशिका सिंघानिया की इस खुशी का? क्या कभी ऋषि और जूही अपने बीच के फासले मिटा पाएंगे? कहीं जूही प्रोजेक्ट लीडर के तौर पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगी?